चलो देखो, बात करेंगे मनुष्यों में पोषण की। पाचन से क्वेश्चंस आते हैं, पाचन 7 नंबर देखी जाएगा आपको, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं मनुष्य में पोषण की। मनुष्य कैसे पोषण करता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य में पोषण। मनुष्य कैसे पोषण प्राप्त करता है। हमने पढ़ा था कि किसी भी जीव के विकास के लिए, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक विकास के लिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए हमें चाहिए एनर्जी, है ना। भोजन में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो हमने पिछले वीडियो में जाना था। अब हम बात करने वाले हैं मनुष्य किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, या मनुष्य के शरीर के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएँ होती हैं जो उन्हें ऊर्जा प्रदान करने में सहायता करती हैं। साथ ही साथ कौन कौन से अंग सहायता करते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। बात करेंगे पोषण की, तो पोषण हम जानते हैं शरीर के अंदर टूट फूट की मरम्मत। शरीर के विकास के लिए जीव या कोशिकाएं या जीव जिस प्रकार से या कोशिका जिस प्रकार से ऊर्जा का उपयोग करती है उसे हम बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण। या एकदम आसान लहजे में मैं आपको बार बार ये परिभाषा बताता हूँ कि किसी भी अंग को या आवश्यक अंग को आवश्यक पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाना। आवश्यक अंग को आवश्यक पोषक पदार्थ क्या करवाना? उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है? कहलाता है पोषण। पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी 2 प्रकार का होता है, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, ठीक है। इसमें हमने पढ़ लिया था प्रकाश संश्लेषी, जब वे पौधे या वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। उसके अंतर्गत शैवाल वगैरह सभी आते हैं, ठीक है। दूसरा वह होता है कि वे जीव जो सरल कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं वो कहलाते हैं रसायन संश्लेषी। यानी कि वे पौधे जो रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं रसायन संश्लेषी। अब बात करेंगे हम परपोषी यानी कि विषमपोषी के बारे में। क्या होता है विषमपोषी, है ना। तो विषमपोषी में हमने जाना था पेड़ पौधों के बारे में तो हो ही गया। अब हम बात करने वाले हैं वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, मतलब जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, उनके बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है मनुष्य के बारे में। किस प्रकार से मनुष्य पोषण प्राप्त करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, पहली विधि हम पढ़ेंगे अंतर्ग्रहण। पॉइंट समझना आसानी से, ठीक है। अंतर्ग्रहण मीन क्या होता है? अंदर ग्रहण करना। भोजन को उठा के जिह्वा पर रखना ही क्या कहलाता है? भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है। या यूं कहें खाद्य पदार्थ को उठा के जिह्वा पर रखना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है। मतलब हमें पढ़ना क्या है? अंतर्ग्रहण। तो क्योंकि हमें लाइटली इन सारी चीज़ों को हमें लाइटली पढ़ना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हमें पढ़ना है, वो है आपका पाचन, डाइजेशन सिस्टम। कैसे काम करता है मनुष्य का डाइजेशन सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, यही हमें पढ़ना है। यही हमें देके जाने वाला है 7 नंबर, ठीक है। पॉइंट समझना पहले। अंतर्ग्रहण, भोजन को उठा के जिह्वा पर रखना ही क्या कहलाता है? भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरा पॉइंट पाचन हमें पढ़ना है, लेकिन फिलहाल हम सबकी परिभाषा एक बार समझ लेते हैं। पाचन तो जटिल भोज्य पदार्थों को तरल भोज्य पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अवशोषण, पचे हुए भोजन में से आवश्यक पोषक पदार्थ को अवशोषित करके उसे रुधिर में मिलाना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। भोजन को उठाकर जिह्वा पर रखना भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है। और अब जो भोजन को हमने ग्रहण कर लिया तो उसे तोड़ तोड़ कर पतला बना देना या तरल के रूप में बना देना, जटिल भोज्य पदार्थों को तरल भोज्य पदार्थों में बदल देना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब भोजन का जब पाचन हो गया तो उसमें से जो आवश्यक पोषक पदार्थ है उन्हें ऑब्जर्व कर लेना, उन्हें अवशोषित कर लेना और उन्हें रुधिर में मिला देना, ब्लड में मिला देना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। अब उस ऊर्जा जो अवशोषित कर लिया गया, ब्लड में जो ऊर्जा अवशोषित कर ली गई, वो कहाँ पहुँच गई? कोशिका तक। कोशिका के द्वारा उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके शरीर के अंदर की विभिन्न क्रियाओं को करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण। पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर से समझो। अंतर्ग्रहण, भोजन को उठा के जिह्वा पर रखना भोजन का अंतर्ग्रहण। उसके बाद जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं तो उन्हें पीस कर जैसे दांत क्या काम करता है, कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। उसे क्या करना? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना या तरल भोज्य पदार्थों में बदल देना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। उस पचे हुए भोजन में से आवश्यक पोषक पदार्थ को ग्रहण कर लेना, उसे रुधिर में मिला देना ताकि रुधिर उसे शरीर के सभी भागों तक पहुंचा दे, वो कहलाता है भाई हमारा अवशोषण। स्वांगीकरण की बात करें, अब ब्लड क्या है?
सभी अंगों तक उसे पहुंचा दिया, भाई नाक को पहुंचा दिया, कान को, सबको पहुंचा दिया। अब उनके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो उस क्या करें, उस ऊर्जा को ग्रहण करें, है ना, उस ऊर्जा को क्या करें, अवशोषित करें और अपनी सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाएं। मान लेते हैं आँख की बात करें तो आँख तक ऊर्जा पहुंची, तो आँख के अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो क्या करेंगी, ऊर्जा को अवशोषित करेंगी और फिर देखने में हमें हमारी सहायता करेंगी। वरना जब आप खाना नहीं खाते तो आंखें बंद हो जाती है ना, बंद हो जाती है, क्योंकि ये इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती है। बिना भाई आप नहीं खाना खाते तो आप खुद ही कैसे हो जाते हैं, है ना, पतले हो जाते हैं। हवा चलने वाली, लू चलने वाली उड़ेंगे हम, जितने हल्के होंगे उड़ेंगे बेचारे, है कि नहीं। आगे बात करते हैं भाई छेपड़। अब मैंने आपको बताया ना कि जब कोई भी क्रिया होती है तो उसमें कुछ ना कुछ अवक्षेप बचता है, अपशिष्ट पदार्थ बचता है। उन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन या बहिक्षेपण कहलाती है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या कहलाता है, बहिक्षेपण कहलाता है। ठीक है, ये तो था केवल आपका कुछ पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे विस्तार से किसके बारे में, पाचन के बारे में। तो समझिए पाचन क्या होता है कि मनुष्य के द्वारा, क्योंकि हम मनुष्य में पाचन पढ़ रहे हैं तो मनुष्य के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मनुष्य में पाचन में क्या होता है कि मनुष्य क्या करता है, जब भी भोजन, भाई अगर लिक्विड फॉर्म में अगर आप किसी चीज़ को खा रहे हो तो अलग बात है, वरना अगर आप कोई ऐसा है जो सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में, रोटी आपकी कैसे होती है ठोस, दाल कैसी होती है लिक्विड में होती, चावल कैसा होता है ठोस, मतलब जब आप कोई ठोस पदार्थ ग्रहण करते हैं, ज़्यादातर आप ठोस ही खाते हैं, तरल बहुत कम, जूस वगैरह कोई पीता है, नहीं पीता है, शायद कोई पीता हो, है ना। तो क्या करते हैं कि ठोस पदार्थों को जब हम भोजन ग्रहण करते हैं वो ठोस अवस्था में होता है, उसे हम क्या करते हैं, पीस कर महीन करते हैं। कैसे महीन करते हैं वो हम इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पढ़ेंगे, इन अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से। तो पाचन क्या होता है कि पाचन की वह क्रिया जिसमें उन्हीं ठोस पदार्थों को जो हम ग्रहण करते हैं उन्हें पीस कर तरल पदार्थों में बदल देने की प्रक्रिया, उन्हें पीस कर महीन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। कैसे काम करता है मनुष्यों में पाचन, कैसे होता है मनुष्यों में पाचन, इन पॉइंट से समझेंगे। पहला पॉइंट है दांत। दांत क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने आपको दांत पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि दांत को पहले हड्डी माना जाता था, दांत को सब पहले हड्डी माना जाता था, लेकिन दांत हड्डी नहीं है। दांत टोटल संख्या, दांतों में कुछ प्रश्न दांतों से पूछे जाते हैं कि मनुष्य में दांतों की टोटल संख्या कितनी होती है। पॉइंट याद रखना, अगर ये पूछे कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं तो 52। मनुष्य एक वयस्क व्यक्ति के पास कितने दांत होते हैं तो होते हैं 32। ठीक है, किसी किशोर व्यक्ति के पास या कोई लड़का है उसके पास कितने दांत होंगे, 28 से 29। ठीक है, पॉइंट जरूर समझना क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है। आप अपना काउंट करके देखें अभी आपके पास टोटल कितने दांत हैं। ठीक है, दांत साफ किए होंगे तो देख लीजिएगा, वरना चौना आ जाएगा। फिलहाल बात समझो, है ना। अगर आपके देखेंगे किसी पूरे जीवन काल में, किसी व्यक्ति के, किसी मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांतों की टोटल संख्या होती है 52। कितनी होती है, 52। एक वयस्क व्यक्ति के पास दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। नॉर्मल किसी किशोरावस्था के, बाल्यावस्था के लड़के के पास दांतों की संख्या होगी 28 से 29। शिशु अवस्था की बात करें तो टोटल दांतों की संख्या कितनी होगी, 20। अब जो 52 आया वो कहां से आया, तो 20। अब यहां से एक और क्वेश्चन, मनुष्य के पास अस्थाई दांत कितने होते हैं, 32। मनुष्य के पास अस्थाई दांत कितने होते हैं, 20। कैसे, अस्थाई का मतलब वे दांत जो आते तो हैं लेकिन पूरे जीवन भर नहीं रहते, तो वही होते हैं ना दूध के दांत। तो बच्चों में कितने दांत होते हैं, 20, वो टूट जाते हैं तभी ना 32 नए दांत आते हैं। तो मनुष्य में टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई, 52। कितनी हो गई, 52। जबकि बच्चों की बात करें 20, बहुत हो गया दांत के बारे में। ठीक है, बात करेंगे दांत कैसे काम करता है। टोटल दांत कितने प्रकार के होते हैं, टोटल दांत 4 प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं इसके बारे में, ठीक है, ज़्यादा डिटेल तो आप दांत वाले वीडियो में जाएंगे। हम बात करेंगे दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता, तो बच्चों में अग्र चवर्णक नहीं पाया जाता, यानी कि प्रीमोलर नहीं पाया जाता। जानते हैं हम इस चीज़ को। तो बच्चों में टोटल दांत कितने होते हैं, 20। दांत क्या काम करता है, दांत चार प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। इनका काम क्या होता है, भोजन को चीरने, फाड़ने और पीसने, चबाने का काम कौन करता है, दांत करता है। मतलब पाचन हम पढ़ रहे हैं, ये पाचन के अंतर्गत ही आ रहा है। पाचन का मतलब भाई क्या करना है, अगर आपको मैं कह दूं किसी चीज को महीन बना दो तो भाई आप जैसे बनाओ, तोड़ फोड़ मरोड़ के जैसे बना दो,
जैसे किसी जब तकिया उकिया गांव में बनाई जाती है, जब कोई लोग बनाते हैं तकिया वगैरह, तो क्या करते हैं, रुई वगैरह जैसे ही तैसे ही ठूस देते हैं, उठाते बस ठूस दिया जैसे ही तैसे। तो हमें क्या करना है, केवल बनाना ही है ना। वैसे पाचन को क्या करना है कि जटिल भोज्य पदार्थों को हमें क्या करना है, तरल भोज्य पदार्थों में बदल देना है। उस भोजन को क्या करना है, महीन कर देना भाई, ताकि वो पचने के लायक बन सके। तो दांत क्या काम करते हैं कि उन्हें पीस पीस कर क्या करते हैं, महीन बना देते हैं। अब जब वो महीन हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर मुख गुहा में या मुंह में पाई जाती है जीभ। जीभ का क्या काम होता है, पहली तो जीभ हमें बोलने का काम करती है, बोलने में सहायता करती है। कैसे काम करती है, जब आप बोलते हैं, आप जानते हैं ध्वनि वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जब आप बोलेंगे तो आपके अंदर से क्या आएगी, हवा आती है। वो हवा जब यहाँ, जिसे टेटुआ बोलते हैं, उसे ध्वनि यंत्र भी बोलते हैं, यहाँ से जब होके गुजरती है, हमारे गले से होके गुजरती है। आप जब कभी भी बोलेंगे तो आप यहाँ टच करिएगा, यहाँ कंपन हो रहा है। जब भी बोलेंगे यहाँ कंपन होगा। वो कंपन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से जब हवा होके गुजरती है तो टेटुआ, एक ध्वनि यंत्र जिसे बोलते हैं, यहाँ से आवाज़ होके कंपित हो जाती है। और आपको जो ये मेरी आवाज़ जो अभी भी सुनाई दे रही है, ये कंपन के रूप में सुनाई देती है। और जो कुछ बच जाता है, जो लड़के तोतले होते हैं उनकी ये जबान पूरी नहीं खुलती ना, ये पूरी जबान हिलती नहीं। तो जब ये यहाँ से हवा कंपित होकर जो निकलती है, वो जबान पूरी हवा को काट नहीं पाती। सीटी वगैरह बजाते हैं, देखते हैं ना, बहुत तेज़ी से फूंकते हैं, तो जब फूंकते हैं तो हवा जब निकलती है तो सीटी बजती है, वो हवा बंद हो जाती है तो सीटी गायब। बजाते रहो। कुछ लोग तो यहाँ बजाने के चक्कर में पूरा मारेंगे, पूरा हाथों तहस नहस कर डालते हैं, थूक थाक के बराबर कर देंगे, है कि नहीं। होता क्यों है, क्योंकि जो हवा निकलती है उसको कंपित होने के लिए जगह चाहिए और वो जगह नहीं मिलती। तो यहाँ टेटुआ से, यहाँ से अंदर से जो हवा आती है, वो टेटुआ क्या करता है, उन्हें कंपन में परिवर्तित कर देता है। जबकि उसके बाद क्या होता है, ये जीभ क्या है, उस हवा को काट के आवाज़ में परिवर्तित कर देती है। ये तो था जीभ का दूसरा कार्य। अब जीभ क्या काम करती है, जीभ काम करती है भाई भोजन में लार मिलाने का काम कौन करती है। जब आप खाना खा रहे होते, जब आप खाना खाने जाते या खाना को देखते तो आपके मुंह में पानी आ जाता कि नहीं आ जाता। देखो, जिस लड़के के पास ज़्यादा लार आएगी वो ज़्यादा खाना खाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा लार होगी उतना ज़्यादा भोजन का पाचन होगा। खाना खाने के बाद आप जितना मीठा खा सको, अभी नहीं 1 ड्राम लेके बैठ जाओ, इतना है ना, थोड़ा सा खाना खाएं 1 ड्राम नहीं, मीठा खाएंगे तो मीठा से क्या होता है, लार बनती है। आप बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे, ये साइंटिफिक रीजन में हालांकि आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप बुजुर्ग से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि खाना खाने के बाद आपको मीठा खाना चाहिए, जिससे लार बनेगी, और लार बनने की वजह से भोजन का पाचन आसानी से हो जाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो क्या काम करती है जीभ, जीभ क्या काम करती है, वो लार को क्या करती है, भोजन में मिला देती है, लुगदी के रूप में बना देती है, ताकि भोजन का आसानी से पाचन हो सके। लार क्या होती है, चिकनी होती है। लार अगर चिकनी नहीं होगी तो यहाँ से खाना नीचे जाएगा ही नहीं, फिसलने वाला होगा। वो क्या होती है, जब उसमें मिलाने का काम कर, भोजन में जैसे वो लिंटर उंटर छत कभी होता है ना, तो क्या करते हैं, उसको जब बनवाया जाता है, छत की ढलैया होती है, तो वो मशीन आती है ना, मिक्सिंग मशीन, वही वो क्या काम करते हैं, सीमेंट बालू को पानी को सब एक में क्या करते हैं, मिक्स करने का काम करती है। वही काम आपका जीभ करती है। वो क्या काम करती है, भोजन को पूरी तरह से मिलाने का काम कर देती है, जिससे होता क्या है कि भोजन का पाचन आसानी से होता है। अब देखो, जिह्वा का बात समझ में आ गया, दांत का समझ में आ गया। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन। अगर इसे बहुविकल्पी में पूछ दिया तो अलग बात है, वरना 2 नंबर दे के जाएगा। तो 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पहला कौन कौन सा, तो पहला होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम पसीना में भी पाया जाता है, लाइसोजाइम आंसू में भी पाया जाता है। जब बहुत ज़्यादा कुछ रो देते हैं ना, वो गाना सुन के, सैड वाला सॉन्ग सुन के जब कुछ भाई साहब रोते हैं, तो ये नहीं देखते कि कुछ धब्बा पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता। गर्मी में अगर सफ़ेद वाला शर्ट वोट पहनते हैं तो देखते जगह जगह सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। वो क्या होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो लाइसोजाइम की वजह से होता है। आंसू में भी पाया जाता है लाइसोजाइम, ठीक है, आंसू में, पसीना में, लार में, ठीक है। अगर एक ऑप्शन केवल दिया है, लाइसोजाइम नहीं दिया है, तो अगर टाइलिन दिया है तो टाइलिन मार के आएंगे। दोनों एक साथ तो देगा ही नहीं, क्योंकि दोनों पाए जाते हैं। अगर ये पूछ दे अधिकता में सबसे ज़्यादा कौन सा एंजाइम आंसू में या लार में सबसे ज़्यादा कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप कहेंगे लार में सबसे ज़्यादा एंजाइम टाइलिन पाया जाता है। अगर पूछ दे कि लार में पाए जाने वाले 2 एंजाइम का नाम बताएं, तो लाइसोजाइम और टाइलिन। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। दांत क्या करता है, उन्हें चीड़ फाड़ करके पीस के महीन करने का काम। जीवा उसमें लार में क्या करती है, भोजन को मिलाने का काम करती है, जिससे भोजन का पाचन आसानी से हो सके, आगे भोजन आसानी से फिसल के जा सके। समझ गए। देखो भोजन कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक। चले भाई, यहाँ पे दांत,
ठीक है। दांत क्या काम करते हैं, इन्हें पीस के, और जिह्वा क्या काम करती है, इसे मिलाने का काम करती है। अब यहाँ से भोजन होता भैया कंठ से होते हुए भोजन कहाँ जाता है, आमाशय। भोजन कहाँ पहुँच गया, आमाशय। याद रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि आमाशय भोजन को कैसा बनाता है। पॉइंट समझते चलना, क्योंकि अगर एक स्टेप भूल गए तो भूल जाओगे। यहाँ से दांत क्या काम करता है भाई, दांत भोजन को पीस के महीन करने का काम करता है, जिह्वा उसमें लार मिलाने का काम करती है ताकि भोजन आसानी से यहाँ तक जा सके। इसके बाद भोजन डायरेक्ट कहाँ पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, आमाशय में। आमाशय को ही बोला जाता है पेट। नहीं कहते हैं मेरा पेट खाली है, तो पेट नहीं, मेरा आमाशय खाली है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब यहाँ से भोजन आ जाता है भाई, जब यहाँ भोजन आ जाता है तो इसके जस्ट नीचे पाया जाता है भाई, क्या पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है अग्नाशय। समझिए बात को, दांत पीस दिया, जिह्वा लार मिला दी, अब भोजन पहुंच गया आमाशय में। आमाशय में पाया जाता है HCl। आमाशय में क्या सबसे ज़्यादा भोजन यहीं पे रहता है। ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा समय तक भोजन कहाँ रहता है, तो सबसे ज़्यादा समय तक भोजन कहाँ रहता है, 5 से 6 घंटे तक लगभग वो कहाँ रहता है, आमाशय में रहता है। यहाँ पाया जाता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भोजन को कैसा भाई, अम्ल है तो कैसा भोजन को बनाएगा, अम्लीय बनाएगा, जिससे भोजन जल्दी सड़ता नहीं है। समझ रहे, 6 घंटा रहेगा तो ही सड़ जाएगा रोटी, पता चले कीड़े इधर से पेट फाड़ के यहाँ से कीड़ा निकल जाएगा। समझ रहे, तो यहाँ क्या पाया जाता है, आमाशय भोजन को कैसा बनाता है, तो आमाशय भोजन को कैसा बनाता है, अम्लीय बनाता है ताकि भोजन सड़े ना। अब देखिए यहाँ, और यहाँ आप जानते हैं यहाँ क्या पाई जाती है भाई, यहाँ हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं लीवर। पॉइंट याद रखना, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर। कौन सी है भैया, लीवर। सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी या मास्टर ग्रंथि किसे बोला जाता है, सबसे छोटी या मास्टर ग्रंथि बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसे, पिट्यूटरी ग्लैंड या ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। मूवी वगैरह देखते हैं या जब कभी आइडिया वगैरह का वो आता, ऐड वगैरह आता है, तो आप देखते हैं ना, ऐसे चुटकी बजाता आइडिया, तो यहाँ बल्ब जलता है, जलता कि नहीं, बगल में जलता है। जैसा आकार होता है उसका, उस बल्ब का सेम उसी कलर की होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। वो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा। शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, लीवर। शरीर में सबसे बड़ा अंग लीवर, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो लीवर की बात करते हैं। लीवर किस रस का स्रावण करता है भाई, भोजन अब कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक। देखिए यहाँ तक, स्टोमच से जैसे ही यहाँ से भोजन निकलता है, समझ रहे, तुरंत अग्नाशय क्या करता है, सूचना देता है, किसे, पित्ताशय को। ये लीवर के नीचे वाली जो संरचना है, जो थैली है, इसे बोला जाता है पित्ताशय। ठीक है, अब देखो पॉइंट समझो, यहाँ पित्तरस, लीवर क्या काम करता है, पित्तरस बनाता है, और ये पित्तरस बना के इकट्ठा कहाँ करता है, पित्ताशय में। पित्त धन आशय, हम इसका समझ रहे हैं। लाल ग्रंथियाँ समझ में आ गया। मनुष्य के शरीर में लाल ग्रंथियाँ कितनी पाई जाती है, 3 जोड़ी। मुख में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है, 3 जोड़ी पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया कि मनुष्य के शरीर में जो लाल ग्रंथियाँ होती है वो कहाँ होती है। तो पहला होती है कर्ण, यहाँ कर्ण पल्लों के पास होती है, समझ रहे हैं। दूसरा निचले जबड़े में होती है, और तीसरा आपकी जीभ के नीचे। यहाँ जब जीभ उठाते हैं नीचे देखते हैं ना, पानी भरा रहता है। जब कोई चीज़ देख के ललचाते हो तो पनिया कहाँ भर के जाता है, सबसे पहले ये आगे में पनिया आता है। और जो लोग ज़्यादा ललचाते हैं उसका धड़क से गिर जाता है। गिर जाता कि नहीं गिर जाता, ज़्यादा ललचावा टाइप करेंगे तो गिर जाएगा, क्योंकि यहीं पे पानी बनता है। भाई कितना बड़ा ये बॉक्स है, अगर छोटा सा मुंह है तो ज़्यादा ललचा हो तो भक दे गिर जाएगा, फिर यहाँ तक गिरता जाएगा, तुम देखते रहोगे, अपना भर लो 2-4 बाल्टी। फिलहाल अब देखो, भोजन यहाँ से चला भाई, आमाशय तक आया। आमाशय ने उसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया, जिसकी वजह से भोजन कैसा हो गया, अम्लीय। अब यहाँ से जैसे ही भोजन निकला, अग्नाशय क्या करता है, सिस्टोकाइनिन नामक, ठीक है, क्या करता है, एक पदार्थ का श्रावण करता है। जो पदार्थ कहाँ जाता है, वो पदार्थ तुरंत जाता है पित्ताशय तक।
भाई सूचना कैसे देगा? जैसे मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने आपको पथरी पढ़ाया था तो मैंने बताया कि वो सूचना देने के लिए कुछ तो इंडिकेट करना होगा। जैसे बारात आती है तो एक लड़का चिल्लाता बारात आ गई, पूरा गांव पूरा एकदम सब मेंटेन होकर तैयार हो जाता, हाँ चलो आप तैयार हो जाओ भैया अब बारात आ गई, होता कि नहीं होता? तो वैसे ही क्या काम करता है वो अग्नाशय सूचना देता है, किसे? पित्ताशय को सूचना देता है कि भाई भोजन आ गया। जैसे ही पित्ताशय, यहाँ पे देखो जब पथरी वगैरह होती है तो क्यों होती है पथरी? क्यों होती है? क्योंकि आप बेसमय का खाना अगर खाते हैं, आप बेसमय का खाना खाते हैं तो ये यहाँ पे पित्ताशय, यही पित्ताशय खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? कि भाई ये जो लीवर होता है वो पित्तरस का स्रावण करता है, पित्तरस बनाता है, और पित्तरस लगातार बनता रहता है, बनता रहता है। और ये जो पित्ताशय होता है वो इसे इकट्ठा करता है। पित्ताशय क्या काम करता है? उसे इकट्ठा करने का काम करता है। तो भाई इसकी कुछ तो कैपेसिटी होती है कि केवल भरता रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़का ड्राम तो है नहीं, छोटी सी एक ग्रंथि तो, छोटा सा एक है ना थैली ही तो है, इसमें केवल इकट्ठा होता है। लेकिन अब जब बेसमय का खाना खाते तो यहाँ क्या लगातार ये पित्तरस बनाता रहता है, लगातार इसे देता रहता है। और जब ये थैली भर जाती है तो आप खाना नहीं खाते तो ये भर जाती है, तो ये भाई अब यहाँ आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे, बेसमय का खा रहे। तो यहाँ पे एक मांस का टुकड़ा, छोटा सा ना मांस का टुकड़ा बन जाता है, जो क्या होता है इसको रोकता है। और जब आप कभी बैठते हैं तो आपको दर्द महसूस होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बात? देखो तो इसी वजह से पथरी हो जाती है। ज़्यादातर पथरी जो होती है वो पित्त वाली होती है। मैंने आपको बताया था पथरी वाले वीडियो में कि किडनी वाली जो पथरी होती है वो बहुत आराम से ठीक हो जाती है, क्योंकि उसे नॉर्मली अब बहुत ज़्यादा रेयर केस में सबसे ज़्यादा कहाँ पथरी होती है? तो सबसे ज़्यादा पित्ताशय में होती है। किसकी वजह से? असमय खाना, बिना समय के जब तब मन करे खा लिया, कोई टाइमिंग नहीं, कभी 10 बजे खाए, कभी 11 बजे, कभी 2 बजे खा लिया, तो कभी खइबे नहीं किए। तो जिस दिन नहीं खाएंगे उस दिन यहाँ से पित्तरस स्रावित नहीं होगा, और पित्तरस अगर स्रावित नहीं होगा तो वो कहाँ इकट्ठा होगा? पित्ताशय में इकट्ठा होगा, तो आपको पथरी होने के चांसेस हैं। अब देखो भाई यहाँ से ये पित्तरस क्या करेगा? इसे श्रावण कर देगा, और इसके बाद जस्ट भोजन कहाँ जाएगा? अब भोजन पहुँच गया भैया ग्रहणी, यानी कि छोटी आंत। अब ये ग्रहणी से होते हुए कहाँ पहुँच गया? छोटी आंत में पहुँच गया। ठीक है, अब भोजन कहाँ पहुँच गया? छोटी आंत में। और अब यहाँ से क्वेश्चन, भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। एक नंबर का क्वेश्चन, सबसे कम कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता ही नहीं। ठीक है, अब कहाँ पहुँचे भाई? देखिए अमाशय समझ लिया, लीवर समझ लिया, अब छोटी आंत, अग्नाशय तो हमने समझ ही लिया। छोटी आंत में भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन होता है। ठीक है, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, है ना, ये कौन छोड़ता है? ये अग्नाशय वगैरह। और ये कहाँ गया? छोटी आंत। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? भोजन को तोड़ने का काम करते हैं, उससे जितने पोषक पदार्थ जितना हो सके उतना उनका क्या कर सके? अवशोषण कर सके। ठीक है, इसके बाद होती है भाई बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या काम करती है? बड़ी आंत में भोजन का पाचन बिल्कुल भी नहीं होता, वो केवल भोजन को लुगदी के रूप में बनाने का काम करती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बात को? और उसके बाद जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो समय समय पे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये था मनुष्य में पाचन का संपूर्ण पॉइंट, मतलब जितना आपको जरूरी है वो सारा पॉइंट आपको मिल गया। पाचन मनुष्य में कैसे होता है, कौन कौन से अंग सहायता करते हैं, किस प्रकार से सहायता करते हैं, वो हम जानते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसमें से सबका स्पेशल अलग अलग पार्ट बना हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।